हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 6 की एनसीईआरटी साइंस चल रही है। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 11 है। यहां पर हम लोग प्रकाश छायाएं एवं परावर्तन अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज के अध्याय में हम लोग प्रकाश छायाएं एवं परावर्तन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारे सौरमंडल में सूर्य जो है प्रकाश का प्राइमरी स्रोत है और सूर्य के प्रकाश की वजह से ही हम हमारे आसपास जो वस्तुएं मौजूद हैं उनको हम देख पाते हैं। तो हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार की रंग बिरंगी वस्तुएं देखते हैं। स्कूल जाते समय हम अनेक वस्तुएं जैसे कि कारें, बसें, साइकिलें, वृक्ष, जंतु और कभी कभी हम कुछ पुष्प देखते हैं। तो आपके विचार से हम इन वस्तुओं को कैसे देखते हैं? रात के समय जब पूर्ण अंधकार हो तब इन्हीं स्थानों के बारे में आपको विचार करना है। आप क्या देखेंगे कि मान लीजिए रात के समय आप पूर्णतः अंधेरे वाले कमरे में जाते हैं, तो क्या कमरे में रखी हुई वस्तुओं को आप देख पाते हैं? यकीनन नहीं देख पाते हैं। जब तक आप कोई टॉर्च अथवा मोमबत्ती नहीं जला लेते हैं तब तक कमरे में रखी हुई जो वस्तु हैं वो आपको दिखाई नहीं देती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि बिना प्रकाश के वस्तुओं को हम नहीं देख सकते हैं और प्रकाश जो है वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। यहाँ पर टॉर्च का बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है। तो सूर्य जो है आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। दिन के समय हम इसी प्रकाश में वस्तुओं को देखते हैं। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त पिंड कहा जाता है। यानी जो वस्तुएं सूर्य की तरह प्रकाश का स्वयं उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। और सूर्य जो है एक तारा है। कुर्सी, चित्र अथवा जूते जैसी वस्तुओं के बारे में आप क्या कहेंगे? इन्हें आप तभी देख सकते हैं जब प्रकाश एक दीप्त वस्तु जैसे सूर्य, टॉर्च अथवा विद्युत का प्रकाश हो। जब इन पर पड़ता है वस्तुओं पर तभी आपकी आंखों तक ये प्रकाश लौट कर आता है और आप इन्हें देख पाते हैं। अब यहाँ पर पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी के बारे में बात की गई है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमने अध्याय 4 में वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी के समूह में बांटा था और वहां पर इनके बारे में कुछ कुछ हमने बातें जानी भी थी। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते हैं तो वह अपारदर्शी वस्तु है। यदि आप किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु जो है प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है। तो ऐसी जो वस्तु होती है वो पारदर्शी वस्तु कहलाती है। कुछ वस्तुओं से आर पार तो देख सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, तो ऐसी वस्तुओं को पारभासी कहते हैं। तो अपारदर्शी में क्या है? जैसे लोहे की कोई सीट है, लोहे की कोई चादर है, तो लोहे की चादर से हम आर पार नहीं देख पाते हैं। पारदर्शी में क्या है? पारदर्शी में जैसे आपका गाड़ी का जो शीशा होता है उसकी मदद से आप जो है गाड़ी में जो आगे शीशा लगा होता है, विंडो वाला शीशा लगा होता है, तो आप आर पार देख पाते हैं। तो वो एक पारदर्शी शीशा है। पारभासी का मतलब क्या है? पारभासी में आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा था कि जब आप किसी पेपर पर ऑयल वगैरह फैलाते हैं तो ऑयल फैलाने से क्या होता है? पेपर चिकना हो जाता है और पेपर में पारभासी जैसा हो जाता है। यानी हमें उसके पीछे कोई वस्तु रखी होती है तो हल्की हल्की महसूस होती है। स्पष्ट नहीं क्लियर होता है कि पीछे कौन सी वस्तु रखी है, लेकिन हल्का हल्का दिखने लगता है, तो वो पारभासी कहलाता है। तो यहाँ पर अब आपको एक क्रियाकलाप नंबर 1 दिया गया है। अपने चारों ओर देखिए और दैनिक जीवन की जितनी अधिक से अधिक वस्तुएं आप एकत्र कर सकते हैं उनको आपको एकत्र करना है। जैसे रबड़, प्लास्टिक स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, कागज की सीट, अनुरेखण कागज अथवा कपड़े का टुकड़ा, इन सभी वस्तुओं को आर पार किसी दूर रखी हुई वस्तु को देखने का प्रयास कीजिए। यानी इन सभी वस्तुओं को में से आपको क्या करना है? आपके दूर में कोई वस्तु रखी है तो उसको देखने का प्रयास करना है। तो क्या जो है दूर रखी वस्तु से आने वाला प्रकाश इन वस्तुओं के आर पार चलकर आपकी आंखों तक पहुंच पाता है? ये आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है। जैसे यहाँ पर ही बच्चा कर रहा है। अब जैसे यहाँ वस्तु या पदार्थ दिए गए हैं, वस्तु के पार देखना संभव है, पूर्णतः या आंशिक या बिल्कुल नहीं। अपारदर्शी, पारदर्शी या पारभासी वस्तु कैसी है? पेंसिल। तो पेंसिल के आर पार आप देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं, यानी बिल्कुल नहीं। यानी पेंसिल के आर पार बिल्कुल नहीं देख पाते हैं क्योंकि पेंसिल जो है अपारदर्शी वस्तु है। तो ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि पेंसिल जो है अपारदर्शी है। अपार लगा दे रहा हूं मैं, ठीक है। रबड़ की गेंद, तो रबड़ की गेंद से आर पार नहीं देख पाते हैं, रबड़ की गेंद से भी बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। तो रबड़ की गेंद भी यहाँ क्या है? अपारदर्शी है। लिखने की कागज की सीट, देखिए लिखने की कागज की सीट डिपेंड करता है कितनी पतली है, कितनी मोटी है। अगर पतली होगी और पतली के बाद उस पर अगर आपने तेल वगैरह कोई चिकनी चीज फैला दी है तो हल्की हल्की पारभासी भी हो जाती है ना। तो कभी कभी क्या है, कागज की बनावट पे निर्भर करता है कि वो पारदर्शी है, अपारदर्शी है या फिर पारभासी टाइप का है। वैसे पारदर्शी तो नहीं होगा, अपारदर्शी और पारभासी में आ जाएगा। तो अपने प्रेक्षणों को जो आपने सारणी बनाई है 11.1, इनके अनुसार आपको लिखना है कि हम देखते हैं कि किसी वस्तु अथवा पदार्थ का अपारदर्शी, पारदर्शी अथवा पारभासी होना इस बात पर निर्भर करता है कि वह वस्तु अपने अंदर से होकर प्रकाश को पूर्णतः
या आंशिक रूप से अथवा बिल्कुल नहीं गुजरने देती है, तो इस आधार पर हम किसी वस्तु को पारदर्शी, अपारदर्शी या फिर पारभासी कहेंगे। अब आगे है यहाँ पर कि छायाएं वास्तव में क्या होती हैं। तो छायाओं को जानने के लिए, शैडो को जानने के लिए यहाँ पर क्रियाकलाप नंबर 2 करवाया गया है। आपको क्या करना है, अब प्रत्येक अपारदर्शी वस्तु को धूप में जमीन से कुछ ऊंचाई पर एक एक करके आपको पकड़ना है। धरती पर आप क्या देखते हैं, आप जानते हैं कि धरती पर बने ये जो गहरे काले धब्बे हैं, ये वस्तुओं की छाया की वजह से हैं। कभी कभी आप वस्तु की छाया देखकर वस्तु की पहचान कर सकते हैं, हालांकि अक्सर ऐसा होता है, कई बार आप गलत भी साबित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम वस्तु की छाया देखकर वस्तु क्या है उसका आभास कर सकते हैं। मैदान में कागज की एक सीट बिछाइए। किसी सामान्य जानकार अपारदर्शी वस्तु को किसी ऊंचाई पर आपको ले जाना है, हाथ में पकड़ना है और इस प्रकार पकड़िए कि उसकी छाया जमीन पर बिछी जो कागज की सीट है इस पर पड़े। जब जो आप ऊपर वस्तु पकड़ें उसकी छाया नीचे जो सीट है उस पर पड़ रही होगी, तो आप अपने किसी मित्र की सहायता से उससे कहिए कि वो छाया जो है, छाया की बाहरी रेखा खींचने के लिए उससे कहिए। तो ऐसे करके आप ये क्रियाकलाप कर पाएंगे। अब देखिए यहां पर फिर से पूछा गया है कि क्या आप अपनी छाया किसी अंधेरे कमरे में अथवा रात में जब कोई प्रकाश नहीं होता है तो देखते हैं? नहीं देखते हैं। यानी कि अगर हमें छाया अपनी देखनी है तो उसके लिए प्रकाश होना चाहिए और अपारदर्शी वस्तु होनी चाहिए। क्या आपको उस समय भी कोई छाया दिखाई देती है जब कमरे में प्रकाश स्रोत के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता? ऐसा प्रतीत होता है कि छाया देखने के लिए हमें कोई प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु होनी चाहिए, तभी हम छाया देखते हैं। इसके अलावा देखिए अन्य एक वस्तु भी होनी चाहिए जिस पर उसकी छाया पड़नी है। मान लीजिए पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या होगा, तो छाया बनेगी नहीं। जैसे हम यहाँ उदाहरण देते हैं, बंद कमरे में आप जाते हैं, ठीक है, या किसी मैदान में जाते, खुले मैदान में जाते हैं और रात में बिल्कुल घनघोर अंधेरा है। आपका जो एक व्यक्ति है यहाँ से खड़े होकर टॉर्च मारता है, इस तरह से टॉर्च की जो रोशनी है वो आप तक आ रही है और यहाँ पर बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। अब मान लीजिए पीछे कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही नहीं है, पीछे कोई दीवार वगैरह ही नहीं है, तो क्या होगा, तो छाया नहीं बन पाएगी। वैसे छाया तो बन रही है लेकिन पीछे कोई ऑब्जेक्ट ना होने की वजह से आप छाया नहीं देख पाएंगे। तो पीछे भी कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिस पर वो छाया बने। क्रियाकलाप नंबर 3 करना है। यह एक ऐसा क्रियाकलाप है जिसे आपको अंधेरे में करना होगा। शाम होते ही अपने कुछ मित्रों के साथ एक टॉर्च तक गत्ते की एक बड़ी सीट लेकर किसी खुले मैदान में आपको जाना होगा। टॉर्च को जमीन के समीप ले जाकर ऊपर की ओर इस तरह से जलाएं जिससे कि टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के चेहरे पर पड़े। अब आपके पास प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ के अनुदिश एक अपारदर्शी वस्तु, यानी आपका मित्र जो अपारदर्शी है ये है। यदि आपके मित्र के पीछे पड़े पेड़, इमारत अथवा कोई अन्य वस्तु ना हो तो क्या तब भी आपको अपने मित्र की सिर की छाया दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। पीछे कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए तभी हम छाया देख पाएंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि वहां छाया नहीं बन रही, छाया बन रही है। वास्तव में टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के सिर से पार नहीं होता है, लेकिन वहां पर पीछे छाया भी बन रही है, तो पीछे कोई ऑब्जेक्ट हो जिससे कि आप अपने मित्र की छाया देख पाएंगे। तो यहां पर वही सब चीजें बताई गई हैं। अब देखिए ये सब चीजें हमने बचपन में खूब की हैं, अपने हाथों से विभिन्न जानवरों की आकृतियां बनाना, अपने हाथों से छाया, मतलब अपने विभिन्न जानवरों की जो छायाकृतियां हैं वो बनाई हैं बचपन में। तो आपने देखा होगा कई सारे शो भी आती हैं इस तरह के, तो आपने वो डिज्नी वगैरह पर जो कार्टून नेटवर्क वगैरह चैनल है वहां पर इस तरह के शो भी देखे होंगे। तो आपके हाथों में छिपी जंतुओं की छायाएं हैं ये, जो कि हम बना सकते हैं। अब देखिए बोला गया है यहां पर कि छाया जो है केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है, यानी पीछे कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिस पर छाया पड़े। जमीन, कमरे की दीवार, इमारतें अथवा इस प्रकार की अन्य सतहें आपको दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली अनेक छायाओं के लिए पर्दे की तरह ये कार्य करती हैं। छायाओं से हमें वस्तुओं की आकृतियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। तो कभी कभी तो क्या होता है, कभी कभी तो छाया भी हम सभी को वस्तु की आकृति के बारे में भ्रमित भी कर सकती है। जैसे रस्सी जो है, रस्सी की अगर छाया बने तो कभी कभी हमें सांप का भी आभास होता है। तो ऐसे ही है, जैसे हम हाथों से विभिन्न जानवरों की जो छायाएं बना रहे हैं, तो हाथ जो है हमारे रियल हैं, लेकिन जो छाया बन रही है वो वास्तव में जानवर की नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है, छाया से हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। क्रियाकलाप नंबर 4 किया गया है। स्कूल के मैदान में धूप में एक कुर्सी रखी है। आप कुर्सी की छाया से क्या अवलोकन करते हैं? क्या छाया से कुर्सी की सही आकृति का ज्ञान होता है? नहीं होता है। यदि आप कुर्सी को थोड़ा सा घुमा दें तो कुर्सी की छाया की आकृति में किस प्रकार का परिवर्तन होगा? एक पतली नोटबुक लेकर उसकी छाया को देखिए, इसके पश्चात एक आयताकार डिब्बा लीजिए और उसकी छाया देखिए। क्या दोनों छायाएं समान प्रकृति की या समान आकृति की प्रतीत होती हैं? तो कभी कभी क्या होता है, पुस्तक की छाया या कोई डिब्बा लिया, उसकी छाया समान आकृति की प्रतीत होती है।
विभिन्न रंगों के पुष्प अथवा अन्य वस्तुएं लेकर उनकी छायाओं का अवलोकन करना है। उदाहरण के लिए लाल गुलाब अथवा पीला गुलाब ले सकते हैं। जब वस्तुओं के रंग भिन्न भिन्न होते हैं तो क्या उनकी छायाओं के रंग में भी भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं? नहीं देते हैं, क्योंकि छाया जो है काले रंग की ही होती है। एक लंबा बॉक्स लीजिए और पृथ्वी पर उसकी छाया को ध्यान से देखिए। जब आप बॉक्स को इधर उधर गति कराते हैं तो उस समय आप छाया के आकार में होने वाले परिवर्तन को देख सकते हैं। बॉक्स की छाया कब सबसे छोटी बनती है? जब आप बॉक्स के बड़े फलक को सूर्य के सामने रखते हैं, अथवा जब आप छोटे फलक को सूर्य के सामने रखते हैं, तब छाया बड़ी या छोटी बनती है। अब देखिए, यहां पर सूची छिद्र कैमरा की बात की गई है। ठीक है, वैसे तो कैमरा बनाना काफी ज्यादा जटिल टास्क है, हमें उसके लिए काफी ज्यादा एफर्ट, काफी ज्यादा तकनीकी चाहिए। लेकिन यदि हम केवल सरल सूची छिद्र कैमरा ही बनाना चाहते हो तब ऐसा नहीं है, तब हम इसे बना सकते हैं। तो यहां पर क्रियाकलाप नंबर 5 दिया गया है, जिसकी मदद से हम सरल सूची छिद्र कैमरा बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 2 ऐसे बॉक्स लीजिए जिनमें से एक बॉक्स दूसरे के भीतर बिना अंतराल के खिसक सके। यानी आपको 2 ऐसे बॉक्स लेने हैं जिनमें से एक बॉक्स जो है वो दूसरे के अंदर इस तरह से फिट हो जाए। इस तरह के आपको बॉक्स लेने हैं। आगे फिर यहां पर क्या बोला गया है, दोनों बॉक्सों का एक छोटा छोटा फलक काट दीजिए। यानी एक साइड की जो हिस्सा है इस तरह से फलक एक साइड का ये काट दीजिए, इस तरह से आपको काट देना है। आगे फिर बोला गया है यहां पर बड़ा बॉक्स लेकर इसके दूसरे छोटे फलक के बीचों बीच एक छोटा छिद्र बनाना है। यानी जो बड़ा वाला आपने बॉक्स लिया है उसके बीचों बीच में एक छोटा सा यहां पर आपको इस तरह से छिद्र बनाना है। ये आपने जो बनाया छिद्र, ये छिद्र बनाना है। आगे फिर यहां पर फिर बताया गया है, इसी प्रकार छोटे बॉक्स के दूसरे छोटे फलक पर एक वर्गाकार आकृति जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर को काटिए। यानी एक बड़े वाले में तो आपको छेद बनाना है, लेकिन यहां पर एक छोटा वाला जो बॉक्स है इसमें क्या करना है, इसमें छोटा सा एक यहां पर एक कह सकते हैं खिड़की टाइप बनानी है। 5 बाई 6 सेंटीमीटर की खिड़की टाइप यहां पर बनानी है। इस तरह से आप बना लेंगे। इस कटे भाग पर आपको क्या करना है, इस कटे भाग पर ट्रेसिंग पेपर यानी पारभासी पर्दा चिपकाकर ढक दीजिए। पारभासी पर्दा आपको चिपकाना है और ढक देना है। आगे बताया गया कि छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में इस प्रकार खिसकाइए कि छोटे बॉक्स का जो पारभासी ट्रेसिंग पेपर वाला पर्दा है ये बड़े बॉक्स के भीतर हो जाए और आपका सूची छिद्र कैमरा उपयोग के लिए तैयार है। यानी अब आपको क्या करना है कि यहां पर एक ट्रेसिंग पेपर लगा दिया है और क्या करना है, इस छोटे वाले बॉक्स को बड़े वाले बॉक्स में से खिसका देना है। तो ऐसे करके आपका एक सूची छिद्र कैमरा बन जाएगा। तो सूची छिद्र कैमरा लेकर छोटे बॉक्स के जो खुले हुए सिरे से देखना है, यानी कि जो सूची छिद्र कैमरा आपने बनाया है उसके खुले हुए सिरे से यहां से आपको देखना है। अपने सिर तथा सूची छिद्र कैमरे को, आगे बोला गया है यहां पर, अपने सिर तथा सूची छिद्र कैमरे को काले रंग के कपड़े से आपको ढक लेना है। अब सूची छिद्र कैमरे से दूर की वस्तुएं जैसे पेड़ अथवा इमारतों को देखने का आपको प्रयास करना है। सुनिश्चित करें कि जिस वस्तु को आप सूची छिद्र कैमरे से देखना चाहते हैं वह सूर्य की तेज धूप में रखी हो। अब क्या करना है, अब छोटे बॉक्स को सूची छिद्र बने बड़े बॉक्स में आगे पीछे तब तक खिसकाएं जब तक कि दूसरे छोर पर लगे हुए ट्रेसिंग पेपर पर तस्वीर ना मिल जाए। तब तक आपको उसको आगे पीछे खिसकाना है। क्या सूची छिद्र कैमरों के प्रतिबिंब अपनी छायाओं से भिन्न है? सूची छिद्र कैमरे से सूर्य के तीव्र प्रकाश में सड़क पर गतिमान वाहनों या व्यक्तियों को आप देखें, क्या कैमरे के द्वारा देखे गए चित्र दूसरी ओर की वस्तुओं के रंगों को दर्शाते हैं? क्या प्रतिबिंब सीधे अथवा उल्टे हैं? ये आपको आश्चर्य होगा। आइए अब हम अपने सूची छिद्र कैमरे से सूर्य का प्रतिबिंब बनाएं। इसके लिए हमें थोड़ी सी भिन्न व्यवस्था चाहिए। हमें गत्ते की एक बड़ी सीट चाहिए जिसके मध्य में छोटा सा सूची छिद्र हो और गत्ते की सीट को सूर्य की तरफ से इस तरह से पकड़ना है कि उसकी छाया साफ क्षेत्र में बने। क्या आप सूर्य का वृत्ताकार प्रतिबिंब गत्ते की सीट की छाया की मध्य में देखते हैं? अपनी जगह से सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का सूची छिद्र प्रतिबिंब आपको देखना है। सूर्य ग्रहण से पहले सूची छिद्र तथा पर्दे को इस तरह से आपको सुव्यवस्थित करना है कि सूर्य का प्रतिबिंब जो है पर्दे पर साफ बने। सूर्य ग्रहण आरंभ होने पर सूर्य का प्रतिबिंब आपको देखना है। आप अवलोकन करेंगे कि ग्रहण प्रारंभ होने पर सूर्य के प्रतिबिंब का एक भाग धीरे धीरे काला होता जाता है। देखिए, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है आपको। कभी भी सूर्य ग्रहण पड़े तो कभी भी सूर्य ग्रहण को आपको अपनी नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए। हमें सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए क्योंकि ये हमारी आंखों के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे फिर से बताया गया है कि प्रकृति में भी एक रोचक सूची छिद्र कैमरा है। कभी कभी हम ऐसे वृक्ष के नीचे से गुजरते हैं जिसमें ढेरों पत्तियां होती हैं, तब हमें उस पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो ये वास्तव में एक सूची छिद्र कैमरा की भांति ये व्यवहार करते हैं। नहीं, वास्तव में ये वृत्ताकार प्रतिबिंब सूर्य के सूची छिद्र प्रतिबिंब होते हैं। पत्तियों के बीच के खाली स्थान सूची छिद्र की भांति व्यवहार करते हैं और इन खाली स्थानों में
सभी प्रकार की अनियमित आकृतियां हो सकती हैं, परंतु हम सूर्य के वृत्ताकार प्रतिबिंब ही देख सकते हैं। सूर्य का जो वृत्ताकार प्रतिबिंब है इसको ही देख सकते हैं। आगामी सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के प्रतिबिंबों को देखने का आपको प्रयास करना है और ये बहुत ज्यादा रोचिंग या इंटरेस्टिंग हो सकता है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे बूजो फिर से सवाल कर रहा है। बूजो के मस्तिष्क में एक विचार आया है कि हमने अपने सूर्यचित्र कैमरे से सड़क पर चलते लोगों के उल्टे प्रतिबिंब देखे थे। सूर्य के प्रतिबिंबों के साथ क्या होता है कि अब ये प्रतिबिंब हमें उल्टे दिखाई देते हैं। जी हाँ, सूर्य के प्रतिबिंब भी उल्टे ही दिखाई देते हैं। पहली को कुछ अन्य विचार है। निश्चय ही है सब परिणाम जो हम देख रहे हैं, जैसे छायाओं का बनना, सूर्य चित्र प्रतिबिंब आदि तभी संभव है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करे। देखिए अभी यहाँ पर प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है तो आप समझ पाएंगे कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। आपको क्या करना है कि एक पाइप का एक छोटा टुकड़ा लेना है या फिर रबड़ की लंबी नली लेनी है और कमरे में एक तरफ एक मोमबत्ती जलाकर मेज के ऊपर आपको रखनी है। अब कमरे में दूसरी तरफ खड़े यानी जो व्यक्ति है उसके हाथ में ये पाइप का टुकड़ा या फिर नली ये दे देनी है, तो वो इस तरह से आप इसे देखेगा। तो देखिए शुरुआत में से देख पा रहा है, मोमबत्ती की जो लौ है इसको ये देख पा रहा है इस नली के माध्यम से। और सेकंड वाले चित्र में क्या है कि थोड़ा सा ये जो पाइप का टुकड़ा है इसको मोड़ दिया, बेंड कर दिया है। तो क्या ये व्यक्ति जो है इस मोमबत्ती को देख पाएगा, मोमबत्ती की लौ है इसको देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। इसका अर्थ यह है कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है। अगर हम दाएं बाएं तिरछे अगर कहीं होकर किसी वस्तु को देखने का प्रयास करते हैं तो वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पर वही सब चीजें एग्जाम्पल के माध्यम से दर्शाई गई हैं। यह दर्शाता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। इस कारण जब कोई अपारदर्शी वस्तु से रोकती है तो उस वस्तु की छाया बनती है। यानी प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करता है और जब कोई अपारदर्शी ऑब्जेक्ट इसके सामने आ जाता है, इसके पथ पे आ जाता है, तो क्या होता है उसकी छाया बैकग्राउंड में बन जाती है। दर्पण तथा परावर्तन। अब देखिए यहाँ पर दर्पण के बारे में, मिरर के बारे में जानेंगे और परावर्तन कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। तो हम सभी घर पर दर्पणों का प्रयोग करते हैं। आप दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं। जो आप देखते हैं वह दर्पण में आपके चेहरे का परावर्तन है, यानी आपके चेहरे का जो रिफ्लेक्शन है वो दर्पण में आपको दिखाई देता है। हम दर्पण के सामने रखी हुई वस्तुओं का परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं। कभी कभी हम झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों या अन्य वस्तुओं का परावर्तन देखते हैं। आपको यहाँ फिर से क्रियाकलाप करना है, क्रियाकलाप नंबर 7। और यह क्रियाकलाप कब करेंगे? रात के समय। यह क्रियाकलाप रात के समय अथवा एक अंधेरे कमरे में आपको करना है। अपने किसी मित्र से कहिए कि वह एक हाथ में दर्पण लेकर कमरे के कोने में खड़ा हो जाए। अब आपको क्या करना है, एक हाथ में टॉर्च लेकर आप कमरे के दूसरे कोने में खड़े हो जाएं और टॉर्च के कांच को अपनी अंगुलियों से ढक लीजिए और टॉर्च को जलाना है। किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अपनी अंगुलियों के बीच कुछ जगह आप छोड़ दें तो प्रकाश पुंज क्या होगा? प्रकाश पुंज को आपको इस तरह से पढ़ने देना है, इस पर जो आपका मिरर है इस पर पढ़ने देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो प्रकाश पुंज है यहाँ पर इस शीशे से टकराकर रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, इसकी दिशा परावर्तित हो जा रही है। यानी यहाँ पर आपने टॉर्च का फोकस मारा इस पर यानी मिरर पर और मिरर से फोकस निकलकर कहीं और जा रहा है, तो ये जो है प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। प्रकाश पुंज को आपके मित्र के द्वारा पकड़े गए दर्पण पर आपको डालना है। क्या आप दूसरी तरफ प्रकाश का धब्बा देखते हैं? देख पाते हैं। अब टॉर्च की दिशा इस प्रकार समायोजित कीजिए कि प्रकाश का धब्बा कमरे में खड़े किसी दूसरे मित्र के ऊपर पड़े। इस तरह से आपको एडजस्टमेंट करना है। यानी यह क्रियाकलाप सुझाता है कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। किसी दर्पण के ऊपर जब कोई प्रकाश पड़ता है तो उस प्रकाश की दिशा को वह बदल देता है। यहाँ वर्णन किया गया है कि क्रियाकलाप, यानी ये वर्णन जो किया गया है ये क्रियाकलाप ये दर्शाता है कि प्रकाश जो है सरल रेखा के अंदर गमन करता हुआ दर्पण से परावर्तित हो जाता है। ये प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करता है, लेकिन जब कोई उसके रास्ते में दर्पण आ जाता है तो दर्पण से टकराकर वो परावर्तित हो जाता है। अब यहां पर क्रियाकलाप नंबर 8 दिया गया है। आपको क्या करना है, एक बड़ी थर्मोकोल की शीट के एक किनारे पर एक कंघी और इसके दूसरे किनारे पर दर्शाए गए जो चित्र दर्शाया गया उस तरह से एक मिरर रखना है। इस तरह से मिरर रखना है। एक तो कंघी रखेंगे और एक मिरर इस तरह से आपको रखना है। दर्पण तथा कंघी के बीच कागज की गहरी रंगी सीट आपको बिछानी है। इसे सूर्य के प्रकाश में आपको रखना है अथवा कंघी के सामने आपको टॉर्च के प्रकाश की किरणें डालनी है। तो क्या होगा, जो यहाँ पर कंघी की यहाँ पर कंघी की जो डंडियां हैं, कंघी की जो बीच की लाइनें हैं, इनसे जो प्रकाश आ रहा है और जब ये प्रकाश इस मिरर पे पड़ेगा तो क्या होगा, इसकी दिशा परावर्तित हो जाएगी। देखिए प्रकाश तो बिल्कुल सीधा आ रहा है, लेकिन जैसे ही मिरर पे पड़ा तो मिरर ने क्या कर दिया, इसकी दिशा को परावर्तित कर दिया। तो यहां पर वही बताया गया कि सरल रेखा में चलता हुआ और दर्पण से परावर्तित होता हुआ प्रकाश उसका ये उदाहरण है।
इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पर एंड हो जाता है। यहाँ सारांश दिया गया है कि अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती हैं, पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर जाने देती हैं तथा हम इनके दूसरी ओर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती हैं। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है। साधारण सामग्री से सूची छिद्र कैमरा बनाया जा सकता है और इसका उपयोग सूर्य तथा अतिदीप्त जो वस्तुएं हैं इनके प्रतिबिंब को देखने में किया जा सकता है। दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। प्रतिबिंब जो है छायाओं से अत्यधिक भिन्न होते हैं। प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करता है। तो ये सब चैप्टर का सारांश है जो हमने देख लिया है। अब यहाँ पर अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला अभ्यास प्रश्न है, नीचे दिए गए बॉक्सों के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक ऐसा वाक्य बनाइए जिससे हमें अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलने में सहायता हो सके। तो ये आपको वाक्य बनाना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, या छा अ पार द श्री ही बनाती वस्तुएं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि अपारदर्शी वस्तुएं छाया बनाती हैं। इसका अर्थ ये होगा, इसका जब आप सही सेंटेंस इसका बनाएंगे तो अर्थ निकल कर आएगा, जो अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं वो क्या करती हैं, वो छाया बनाती हैं। इसका अर्थ ये निकल कर आएगा। तो दूसरा प्रश्न है आपका, नीचे दी गई वस्तुओं अथवा पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी अथवा पारभासी तथा दीप्त अथवा अदीप्त में वर्गीकृत कीजिए। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, एक लाइन मतलब पेज पर कॉलम बनाएंगे, अपारदर्शी, पारदर्शी, दीप्त अथवा अदीप्त। अब ऐसी बहुत सारी वस्तुएं होंगी जो अपारदर्शी होंगी लेकिन दीप्त भी होंगी। ऐसी बहुत सारी वस्तुएं होंगी जो पारदर्शी होंगी लेकिन अदीप्त होंगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐसे करके एक पेज पर कॉलम बनाना है, उसमें ये चारों लिखना है। पहले क्या करेंगे, पहले आप अपारदर्शी के बारे में लिखेंगे, फिर पारदर्शी के बारे में लिखेंगे, फिर से इनको पढ़ेंगे और इनमें देखेंगे ये कौन सी वस्तु पारदर्शी है या फिर पारभासी है या फिर दीप्त या अदीप्त में आ जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायु जल। देखिए वायु या जल ये दोनों जो हैं ये दोनों पारदर्शी हैं। चट्टान का टुकड़ा, एल्यूमिनियम शीट, दर्पण, लकड़ी का तख्ता, ये सभी क्या है, अपारदर्शी हैं। वहीं पॉलीथीन शीट की बात की जाए तो देखिए पॉलीथीन शीट जो है ये पारभासी में आती है। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है, सीडी जो है अपारदर्शी होती है। धुआं की बात की जाए तो धुआं जो है कैसा होता है, पारभासी होता है। समतल कांच की सीट, देखिए समतल कांच की सीट जो है ये पारभासी होती है। कोहरा जो है ये भी पारभासी होता है। लाल तप्त लोहे का टुकड़ा, देखिए लाल तप्त लोहे का टुकड़ा जो है ये अपारदर्शी भी है और दीप्त भी है। ये अपारदर्शी भी है और दीप्त भी है। छाता की बात की जाए तो छाता क्या होता है, छाता अपारदर्शी होता है। प्रकाशमान प्रतिदीप्त नलिका, देखिए प्रकाशमान प्रतिदीप्त नलिका जो है ये अपारदर्शी में आती है। दीवार अपारदर्शी है। कार्बन पेपर की सीट, देखिए कार्बन पेपर की सीट जो है ये भी अपारदर्शी है। गैस बर्नर की ज्वाला ये भी अपारदर्शी में आती है। गत्ते की सीट भी अपारदर्शी में आती है। प्रकाशमान टॉर्च जो है, प्रकाशमान टॉर्च की अगर बात करें तो ये भी अपारदर्शी है। सेलफोन सीट की बात करें, देखिए सेलफोन सीट जो है आपकी ये पारभासी होती है। जो तार की जाली है, देखिए तार की जाली की अगर हम बात करें तो तार की जाली कैसी होती है, तार की जाली अगर बात करें तो वो हल्की हल्की पारभासी होती है, पारदर्शी नहीं होती है बल्कि पारभासी टाइप की होती है। मिट्टी के तेल का स्टोव, मिट्टी के तेल का स्टोव भी ये भी अपारदर्शी में आ जाएगा। सूर्य जो है, सूर्य भी अपारदर्शी है। जुगनू भी जहां पर अपारदर्शी है और चंद्रमा भी अपारदर्शी है। अब देखिए यहां पर अब एक अगला वर्ग है आपका दीप्त और अदीप्त। अब तक तो आपने पारदर्शी, अपारदर्शी और अपारभासी देख लिया था। अब यहां पर क्या देखेंगे आप, जो दीप्त और अदीप्त वाला जो है वो देखेंगे। दीप्त कौन सी है और अदीप्त कौन सी है। तो दीप्त की बात की जाए तो दीप्त में यहां पर लाल तप्त लोहे का टुकड़ा आ जाएगा। प्रकाशमान प्रतिदीप्त नलिका आ जाएगी। गैस बर्नर की ज्वाला आ जाएगी। प्रकाशमान टॉर्च आ जाएगी। सूर्य, जुगनू, चंद्रमा, ये सब दीप्त वस्तुएं हैं और बाद बाकी यहाँ जो वस्तुएं बच रही हैं वो अदीप्त कैटेगरी में आ जाएंगी। तीसरा प्रश्न है, क्या आप ऐसी आकृति बनाने के बारे में सोच सकते हैं जो एक ढंग से रखे जाने पर वृत्ताकार छाया बनाए तथा दूसरे ढंग से रखे जाने पर आयताकार छाया बनाए। तो देखिए आप क्या करेंगे, एक बेलनाकार आकृति जिसके ऊपर से देखने पर वृत्ताकार छाया बनती है और बगल से देखने पर आयताकार बनती है, तो आप क्या करेंगे, इस तरह की एक वस्तु लेंगे। जैसा कि यहाँ पर अभी मैं दिखा नहीं सकता हूँ, मतलब आपको क्या करना है, इस तरह का एक सिलेंडर लेना है। ऐसे एक सिलेंडर आप लेंगे इस तरह का, ठीक है, और साइड में रख देंगे। यहाँ से जब आप टॉर्च का प्रकाश इस पर डालेंगे तो आप देखेंगे इस साइड में जो छाया बनेगी वो कैसी बनेगी, वो आयताकार बनेगी। और जब आप इस साइड से डालेंगे प्रकाश, इस साइड से डालेंगे तो यहाँ पर वृत्ताकार बनेगी। किसी अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखें तो क्या आप दर्पण में अपना परावर्तन देखेंगे? नहीं देख पाएंगे, क्योंकि बिना प्रकाश का कोई परावर्तन नहीं होता है।
तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज के बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।